नमस्कार, न्यूज 21 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरन शुक्ला। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हेलीकॉप्टर से दुमका पहुंचे, जहां उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हवाई अड्डे पर अधिकारियों और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका के पुलिस लाइन मैदान में सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उनके पिता और झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन भी मौजूद रहे। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत लाभुकों को 10 रुपये में धोती साड़ी मुहैया कराई जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने 2014 में ही इस योजना की शुरुआत की थी। हालांकि 2015 में रघुवर सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था। एक बार फिर जब हेमंत सोरेन सीएम बने हैं तो उन्होंने अपनी इस योजना को फिर से लॉन्च किया है। इस योजना के तहत एक बीपीएल परिवार को सिर्फ 10 रुपये में साल में 2 बार एक साड़ी और एक लुंगी या धोती दी जाती है। लाभुक इसे पीडीएस की दुकान से ले सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोना सोबरन योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि उनकी सरकार गरीबों को अन्न के साथ कपड़े भी देगी। पूरे राज्य में 57 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं दुमका में 2.5 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे। पूरे राज्य में ये योजना का संचालित होना है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में 25 लाख से भी अधिक लगभग लोगों को ये योजना का लाभ मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इस राज्य में गरीबों की संख्या बहुत अधिक तादाद में है। साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले की सीबीआई जांच कर रही है। जांच के दौरान सीबीआई की टीम साहिबगंज से लेकर रांची तक कई लोगों से अब तक पूछताछ कर चुकी है। जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम साहिबगंज जिले के तत्कालीन मुख्यालय डीएसपी संजय कुमार से पूछताछ कर सकती है। पहले उनको ही जांच के लिए गठित एसआईटी का हेड बनाया गया था। हालांकि घटना के कुछ दिनों बाद उनका तबादला हो गया था। वे अभी गिरिडीह में आईआरबी में पदस्थापित हैं। सीबीआई की टीम सोमवार को मिर्जा चौकी थाना में पदस्थापित रूपा तिर्की की बैचमेट दरोगा सुमित्रा कश्यप से लगभग 1 घंटे तक पूछताछ की थी। इस मामले में सीबीआई के द्वारा अभी तक कई पुलिसकर्मी और रूपा तिर्की के सहयोगियों से पूछताछ की गई है। जानकारी के अनुसार रूपा तिर्की की हत्या हुई है या आत्महत्या की है, इन दोनों एंगल पर सीबीआई की टीम जांच कर रही है। आने वाले समय में सीबीआई टीम के आईजी और डीआईजी रैंक के अधिकारी भी मामले की जांच के लिए साहिबगंज आ सकते हैं। साहिबगंज जिला प्रशासन की ओर से सीबीआई की टीम को सर्किट हाउस में ऑफिस दिया जा रहा है, जो सारी सुविधाओं से लैस होगी। केंद्र और राज्य सरकार ने दूसरी लहर के बाद कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कमर कस ली है। लगातार वैक्सीनेशन का दौर जारी है। सरकार लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक कर रही है। लोगों ने भी इस ओर कदम बढ़ाया और कोरोना को हराने में प्रशासन का साथ दे रहे हैं, जिसके बाद फिलहाल कोरोना पर लगाम लगा हुआ है। तीसरी लहर की आशंका के बाद जहां स्कूल कॉलेजों को बंद रखा गया था, राज्य के अनलॉक के बाद स्कूल कॉलेजों को भी खोला जा रहा है। एम्स निदेशक के मुताबिक कोरोना वायरस अब महामारी नहीं रह गया है। हालांकि उन्होंने सावधान किया है कि जब तक भारत में हर एक व्यक्ति को वैक्सीन नहीं लग जाता है, तब तक सतर्क रहने की आवश्यकता है। खास तौर पर सभी के लिए त्योहारों पर भीड़ भाड़ से बचना बेहद जरूरी है। डॉक्टर्स का कहना है कि भारत में प्रतिदिन 25,000 से 40,000 के बीच कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर लोग सावधानी बरतें तो धीरे धीरे कोरोना से छुटकारा पाया जा सकता है। हालांकि ये भी सच है कि कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, लेकिन भारत में जितनी तेजी से वैक्सीनेशन हुआ उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अब कोरोना वायरस महामारी की शक्ल नहीं ले सकता। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना वायरस जल्द ही आम फ्लू यानी साधारण खांसी जुकाम की तरह हो जाएगा, क्योंकि लोगों में अब इस वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी तैयार हो चुकी है। लेकिन बीमार और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को इस बीमारी से जान का खतरा बना रहेगा। ऐसे में एक और सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि क्या कोरोना वैक्सीनेशन की डोज जीवन भर सुरक्षा प्रदान करेगा या दोबारा बूस्टर डोज लेने की जरूरत पड़ेगी। इसे लेकर डॉक्टर्स ने कहा कि भारत में प्राथमिकता ये है कि सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग जाए। बच्चों को भी वैक्सीन लग जाए, इसके बाद ही बूस्टर डोज पर जोर दिया जाना चाहिए। देश के कई राज्यों में डेंगू का कहर जारी है। सिर्फ यूपी में ही पिछले 1 महीने में कई मौतें इस वजह से हो चुकी हैं। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। मथुरा और फिरोजाबाद के अलावा कानपुर, प्रयागराज और गाजियाबाद से तो लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बच्चे ही सबसे ज्यादा क्यों संक्रमित हो रहे हैं और इन्हें इस संक्रमण से कैसे बचाया जा सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि डेंगू ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, लेकिन इस बार इससे बच्चे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। कारण यह है कि बच्चों का प्रतिरक्षा तंत्र वयस्कों के मुकाबले कमजोर होता है। साल में 6 से 8 बार वे श्वसन संबंधी संक्रमण से ग्रसित होते हैं।
इधर लॉकडाउन खुलने के बाद बड़ी संख्या में बच्चे बाहर आ रहे हैं और बाहर का दूषित खाना और गंदा पानी भी पी रहे हैं। यही कारण है कि उनमें संक्रमण का खतरा भी सबसे ज्यादा है। मानसून के बाद कई जगहों पर पानी का जमाव हो जाता है। ऐसे में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसे रोग तेजी से फैलते हैं। इससे बचने के लिए घर पर पानी का जमाव ना होने दें और जहां पर भी पानी जमा होता है उससे हर रोज बदलते रहें। डेंगू और चिकनगुनिया एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। यह मच्छर साफ पानी में पैदा होता है। वहीं एनोफिलिस मच्छर मलेरिया का कारक होता है, जो गंदे व साफ दोनों तरह के पानी में प्रजनन करने में सक्षम है। किसी को तेज बुखार के साथ ही शरीर में दर्द, पेट में भी दर्द जैसे लक्षण दिख रहे हो तो उसमें डेंगू या अन्य मच्छर जनित बीमारियां होने की संभावना है। इसके अलावा भूख न लगना, शरीर पर चकत्ते पड़ना भी इसके संकेत हैं। रिम्स में मरीजों को सस्ती दवा उपलब्ध कराने का मामला टेंडर के चक्कर में अटक गया है, जिसका खामियाजा सस्ती दवा और इलाज मिलने की उम्मीद में रिम्स अस्पताल आने जाने वाले मरीजों को झेलना पड़ रहा है। अस्पताल में आने वाले 70% मरीजों को ज्यादातर दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। बाहर मेडिकल स्टोर पर दवा महंगे दामों पर मिलता है। टेंडर नहीं होने के कारण जन औषधि केंद्र के संचालन के लिए दोबारा से टेंडर निकाला गया है, जिससे साफ है कि रिम्स में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को सस्ती दवा के लिए अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। डायरेक्टर ने कहा था कि मरीजों को 24 घंटे जन औषधि केंद्र में सारी दवाई सस्ती दर पर उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद भी टेंडर फाइनल नहीं हो पाया और न ही जन औषधि में सभी दवाएं आई। रिम्स प्रबंधन ने 20 अगस्त को कैंपस से दवाई दोस्त को हटा दिया था। इसके बाद 22 अगस्त को जन औषधि केंद्र का टेंडर फाइनल किया जाना था, लेकिन आज तक टेंडर फाइनल नहीं किया जा सका। अब नए सिरे से 15 सितंबर को जन औषधि केंद्र के लिए टेंडर निकाला गया है, जिसके फाइनल करने की डेट अभी तक तय नहीं है। टेंडर क्लोजिंग की डेट 8 अक्टूबर है, जबकि 9 अक्टूबर को टेक्निकल बिड खोला जाएगा। रिम्स में दवाई दोस्त के हटने के बाद सदर अस्पताल में संचालित कर रहे जन औषधि केंद्रों को तत्काल व्यवस्था के तहत दवा की सप्लाई के लिए कहा गया था, जिसके बाद रिम्स के जन औषधि केंद्र में दवाइयां पहुंच गई थी। लेकिन जन औषधि केंद्र में मात्र 61 तरह की दवाइयां पहुंची थी। यहां पर मरीजों को प्रिस्क्रिप्शन से 2 या 3 ही दवा मिल पाती थी। बाकी की दवाइयां प्राइवेट दुकानों से लेने के लिए मरीज मजबूर हैं। ज्यादातर मरीज तो उम्मीद हार कर जन औषधि केंद्र दवा लेने जाते ही नहीं हैं। 19 नवंबर को रांची में 4 साल बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मुकाबला खेला जाना है। मैच के दौरान रांची का JSA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम खिलाड़ियों से भरा होगा, लेकिन स्टेडियम में दर्शकों की गूंज सुनाई नहीं देगी। ऐसा इसलिए कि झारखंड सरकार की वर्तमान कोरोना गाइडलाइन इसकी अनुमति नहीं देता है। अभी राज्य में जो कोरोना गाइडलाइन लागू है उसके मुताबिक खिलाड़ियों को ग्राउंड और स्टेडियम में खेलने की छूट मिली हुई है, लेकिन स्टेडियम में दर्शकों की एंट्री बैन है। ऐसे में आने वाले समय में राज्य सरकार कोरोना गाइडलाइन में बदलाव नहीं करती है तो यह पहला मौका होगा कि JSA स्टेडियम में इंटरनेशनल T20 मैच बिना दर्शकों के बीच खेला जाएगा। रांची में 7 अक्टूबर 2017 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मैच खेला गया था, जिसमें भारत ने जीत दर्ज की थी। JSA स्टेडियम में दर्शकों की बैठने की क्षमता 40,000 है। रांची में लगातार हो रही बारिश ने राजधानी को पानी पानी कर दिया है। शहर के निचले इलाके में बसे करीब 1 दर्जन से अधिक मोहल्लों में जल जमाव के हालात बन गए हैं। जगह जगह जल जमाव देखने को मिल रहा है। इससे आवागमन बाधित हो गया है। कई इलाकों में घरों में पानी घुस जाने से लोगों का काफी नुकसान भी हुआ है। रांची को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना दिखाने वाले शहर के 53 वार्डों में स्थित नालियों की सफाई पर हर माह करीब 1.50 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। नगर निगम प्रत्येक माह रोस्टर के अनुसार नालियों की सफाई कराने का दावा करता है, लेकिन आज सुबह से हो रही बारिश ने नगर निगम की सफाई के दावों की पोल खोल कर रख दी है। राजधानी में होने वाले जल जमाव को रोकने के लिए रांची नगर निगम और पथ निर्माण विभाग द्वारा हर वर्ष करीब 140 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए जाते हैं। बिना किसी योजना के नालियों का निर्माण कर पूरी राशि हर साल गंवा दी जाती है। नालियों के निकास की योजना पर समुचित कार्य नहीं होने की वजह से हल्की बारिश में भी शहर तालाब में तब्दील हो जाता है। बेहतरीन ढंग व बिना योजना के बनी नालियों की उपयोगिता शून्य हो गई है। इन नालियों में बरसात का पानी जाने की जगह भी नहीं है। वहीं गंदे पानी की निकासी का रास्ता नहीं होने और सफाई नहीं होने की वजह से ज्यादातर नालियां सालों भर जाम में रहती हैं। रांची की मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा ने कहा कि 27 सितंबर को रांची नगर निगम परिषद की बैठक आहूत करने के लिए नगर आयुक्त को निर्देश दिए जा चुके हैं, परंतु नगर आयुक्त परिषद की बैठक को लेकर अड़ंगा लगा रहे हैं। अब नगर आयुक्त परिषद व अस्थायी समिति की पूर्व की बैठकों में जिन प्रस्तावों पर रोक लगाई गई थी उसे पारित करने का दबाव बना रहे हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जनहित के प्रति उनकी मंशा ठीक नहीं है।
मेयर ने कहा कि पूर्व में परिषद व स्थायी समिति की बैठकों में जिन प्रस्तावों पर रोक लगाई गई थी उससे संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया था, परंतु नगर आयुक्त ने संबंधित प्रस्तावों को विस्तृत जानकारी अब तक नहीं दिया है। यदि उनकी मंशा स्पष्ट होती तो वे संबंधित प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी देने में आनाकानी नहीं करते। निगम परिषद या अस्थायी समिति की बैठक में लाए गए प्रस्तावों की अधूरी जानकारी देकर वे परिषद व अस्थायी सदस्यों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। बैठक में सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय की उप निदेशक शालिनी वर्मा, सहायक निदेशक अविनाश कुमार, यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि एवं विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। लातेहार डीसी और कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की के बीच बातचीत का वीडियो वायरल अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद विवाद काफी बढ़ गया है। दरअसल झारखंड के लातेहार जिले में 7 आदिवासी बच्चों की मौत के बाद परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को वहां जाने से रोकने की कोशिश हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि जिले के डीसी अबू इमरान ने मुस्लिम इलाका बताकर कांग्रेस नेता को वहां जाने से रोकने की कोशिश की। कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की और डीसी अबू इमरान के बीच फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया है। बंधु तिर्की ने इस ऑडियो की पुष्टि की है, हालांकि उन्होंने इसे सामान्य बातचीत बताकर ज्यादा तूल देने से मना किया है। वहीं बीजेपी ने डीसी अबू इमरान पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। नमस्ते। ठीक है। हम आपके जिला में आए हुए हैं। अच्छा। यहीं पर आए शेरेगरा। वो जो यहाँ पर डीएमएफटी वाला इतना जो पी है, तो ये सब चीज इतना जो चीजें हैं उसको करवा दीजिए यहाँ पर। ठीक, हम करवा दें। जो चीज़ें हाँ क्या जी बोले? ठीक, हम करवा दें। सीसीएल का एरिया है, हम करवा दें। यहाँ पर इस पंचायत में तो टोटल गांव उसी से प्रभावित होता होगा नहीं? हाँ, सब है डीएमटी एरिया। इस साल का डीएमटी का मीटिंग करवा लिए आप क्या? हाँ, हो गया। यहाँ से ग्राम सभा करके मंगवा करके दोबारा हमको लगता है कर देना चाहिए। ठीक, हम लोग लिए हैं बहुत सारे 107 रोड लिए हैं और उसके साथ साथ जो है करीब 60-70 के आसपास जो है ये लिए हैं जीर्णोद्धार पौंड वगैरह का। अच्छा। चलिए ठीक है, फिर तो देख लीजिए। ठीक, और जो देख लीजिए सेंसिटिव मामला है वहाँ। हाँ, क्या मतलब? तो आसपास जो है मुसलमान का इलाका है। अच्छा। बचाने वाला भी मुसलमान है, सीओ भी मुसलमान है और डीसी भी मुसलमान है। उसको दूसरा टर्न ले लेगा तो फिर मुसलमान जो है काफी नाराज है। एक पक्ष का आदमी अगर इतना विजिट करेगा तो नाराजगी होगा ना भाई। इसका मतलब है कि नहीं, मुसलमान से जो दोस्ती आप लोग का है सिर्फ सतही है, कोई प्रशासनिक चुप तो नहीं हुआ है तो आप लोग इतना आ रहे हैं वहाँ पे छुटमुट का। ऐसा मतलब है कि आप लोग जो है दोहरा रवैया रखते हैं। ऐसा है ना डीसी साहब, आई एम बंधु तिर्की, सी आई एम नॉट अनदर। नो। नहीं, आपको मुसलमानी तो जिताता है। आप नहीं, आप कौन जिताता है ये आपको बोलने का बात। हम वो सब बेकार बात मत बोलिए ना। हम ट्राइबल का ये में है, हम आसाम तक जाते हैं, तो मालूमात का क्या बात है। ठीक है, इसलिए बेकार की बात नहीं। जो काम है उसको करिए, बाकी वो सब चीज क्या करना नहीं करना दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, चलिए ठीक। देखिए, जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें लातेहार डीसी और बंधु तिर्की के बीच की बातचीत है, बंधु तिर्की जी ने खुद उसकी पुष्टि की है। लेकिन ये सरकार जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करती है, अब तो अफसर भी सरकार की वही भाषा बोलते दिख रहे हैं। डीसी बंधु तिर्की जैसे जनप्रतिनिधि को कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को जो घटना हुई थी जिसमें 7 बच्चियों की मौत हुई थी, वैसे जगह पर नहीं जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक बात कहा कि जो इलाका है वो मुसलमानों का इलाका है, उस एरिया के सर्कल ऑफिसर भी मुसलमान है और खुद डीसी यानी खुद वो भी मुसलमान है। तो भाई, जब डीओपीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप शपथ लेकर निकलते हैं कि आप जाति और धर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके बाद डीसी फिर से कैसे खुद को मुसलमान बता रहे हैं? हम तो यही जानते थे कि अफसरों का काम सेवा करना होता है, यही उनकी जाति और यही उनका धर्म होता है। लेकिन यहाँ खुद को मुसलमान बताना और पूरे चीज को एक सांप्रदायिक आईने से देखना, ये बहुत ही गलत राजनीति प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त डीसी बंधु तिर्की को नसीहत देते दिख रहे हैं कि भाई, आपकी पार्टी और आप तो सतही तौर पर मुसलमानों के पक्ष में खड़े दिखते हैं, जबकि असलियत ऐसा नहीं है। और दूसरा, डीसी ये कहते दिख रहे हैं कि बंधु तिर्की जी, आपको तो मुसलमान ही वोट करके मांडर से चुनाव जिताते हैं। तो
एक अफसर का एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना और मुसलमान शब्द का बार बार प्रयोग करना, हमें लगता है ये बेहद आपत्तिजनक है और राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, एक नज़ीर पेश करनी चाहिए कि जो धर्म संप्रदाय के आधार पर जो अफसर आजकल बात करने लगे हैं इस पर रोक लगे। कि ये कोई बात नहीं है, इस बात को तूल देना भी उचित नहीं है, तूल देना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि हम जनप्रतिनिधि और कहें तो प्रशासनिक पदाधिकारी सिस्टम में जो लोग हैं काम करते हैं, उनकी भी एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि भाई आम लोगों का समस्या का निदान कैसा हो, और हम लोग इसी के लिए जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे नीतिगत मामला हो, विकास से मामला हो। तो वहाँ के बारे में वहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं वहाँ पर, चूँकि वहाँ जो घटना घटी थी वो कोई प्रशासनिक चूक नहीं था, वो एक संजोग, एक घटना घटा, और इसको आपका माननीय मुख्यमंत्री जी भी तुरंत उस पर संवेदना व्यक्त करते हुए 1 लाख रुपया तुरंत वहाँ दिया गया वहाँ पर, फिर 3 लाख रुपया, टोटल 4 लाख की घोषणा की, 3 लाख जो है आपदा प्रबंधन से देने की बात कही गई है। तो चूँकि हम कांग्रेस पार्टी के हैं, कार्यकारी के अध्यक्ष हैं, पार्टी का जो निर्देश अनुसार जब कहीं भी कांग्रेस पार्टी कहीं कुछ होता है तो तुरंत उसमें संज्ञान लेता है और पार्टी का जो जिस किसी को जिम्मेवारी दिया जाता है वो लोग जाता है। मैंने वहाँ गया, जाने के बाद उनका संवेदना व्यक्त किया, कुछ चीज़ें दिखा। मैंने उपायुक्त को कहा है कि इन चीज़ों को आप विलम्ब उसका निवारण करें, उसका समस्या का समाधान। उन्होंने कहा है कि हम करेंगे। बाकी किस परिस्थिति में वो क्या बोला, किस संदर्भ में बोला, ये कोई मैटर नहीं करता। जनप्रतिनिधि के साथ ये सब होते रहता है। अब विशेषकर मेरे जैसे जनप्रतिनिधि को ये सब कोई मैंने नहीं रखता। हम चाहते हैं कि वहाँ जो 7 लड़कियाँ जो मरी हैं उन लोगों को, परिवार को पूरा हम कैसे उनको बेनिफिट मिले, प्लस उस गांव को हम कैसे बेहतरीन जो बुनियादी आवश्यकता है उस गांव के लोगों को हम उसको उपलब्ध कराएं। यही हमारी मंशा है। बाकी किसने क्या बोला नहीं बोला ये बहुत बड़ा बात नहीं रखता। हमें मिल करके विकास की ओर बढ़ना चाहिए, आम लोगों की समस्या को सुनना चाहिए। ठीक है। खेलगांव में पिछले 6 दिनों से अंडरग्राउंड केबल में खराबी आ जाने के कारण बिजली नहीं है। बिजली नहीं रहने के कारण सारा कार्य जनरेटर लगाकर किया जा रहा है। जनरेटर को थोड़े थोड़े समय चलाकर परेशानियों को दूर किया जा रहा है। बिजली नहीं रहने के कारण हॉस्टल में रह रहे खिलाड़ियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। रांची में लगातार हो रही बारिश के कारण वहां फॉल्ट कहां है यह पता अभी तक नहीं चला है। फॉल्ट खोजने के लिए मिस्त्री युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। 2 जनरेटर के सहारे किसी तरह बिजली मुहैया कराई जा रही है। खेलगांव में सरकार और सीसीएल की ओर से चल रहे झारखंड स्टेट प्रमोशन सोसाइटी 3 से 4 लाख रुपए का बिजली बिल का भुगतान बिजली विभाग को करता है। 12 साल पहले यहां लगे अंडरग्राउंड केबल में कहीं न कहीं खराबी आ जाती है, जिससे खिलाड़ियों के अभ्यास व पढ़ाई में दिक्कत आती है। JSSSPS के अधिकारियों का कहना है कि बहुत पुराना केबल हो जाने के कारण इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोल इंडिया की इकाई IICM कांके रांची में मजदूर कर्मचारियों के साथ हो रही दोहरी नीति के खिलाफ IICM एम्प्लॉय यूनियन के अध्यक्ष अजय राय ने एक ज्ञापन IICM के प्रिंसिपल एम्प्लॉय DR शर्मा को सौंपी। ज्ञापन के माध्यम से उनसे मांग की गई है कि एक ही कैंपस के अंदर 1994 से कार्यरत कर्मचारियों के साथ प्रबंधन भेदभावपूर्ण नीति अपनाए हुए है, जो बंद होनी चाहिए। IICM श्रमिक संघ ने उनका ध्यान कैंपस के अंदर अलग अलग साइट में कार्य कर रहे उन मजदूर कर्मचारियों की ओर दिलाया जो विगत 1994 से IICM के स्थापना काल से यहाँ कार्य करते आ रहे हैं। हर वर्ष जिस तरह अलग अलग साइट जिसमें गुरुकुल, इलेक्ट्रिकल, गार्डन, हैबिटेट, सिविल में नियुक्त मैनेजर, सुपरवाइजर की सैलरी IICM द्वारा निर्धारित दर से दोगुना दिया जा रहा है, उसी तरह मजदूर कर्मचारियों की भी सैलरी बढ़नी चाहिए। श्रमिक संघ ने ज्ञापन में कहा है कि विगत 5 साल का सभी अलग अलग साइटों की सैलरी शीट का अवलोकन किया जाए कि किस आधार पर सिर्फ मैनेजर, सुपरवाइजर की सैलरी को बढ़ाई गई। वहीं कर्मचारियों की सैलरी में कहीं कोई इजाफा नहीं हो पाया है, जो अपने आप में जांच का विषय है। आज हम लोग IICM के जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं DR शर्मा साहब से हम लोग मुलाकात किए हैं। मुलाकात करके एक ज्ञापन जो है हम लोगों ने भी उनको दिया है और ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने मांग किया है कि जो 94 से जो कार्यरत यहाँ पे जो हमारे कर्मी हैं, जो लगातार अपनी सेवा IICM को दे रहे हैं, उनका सैलरी कभी बढ़ता नहीं है और वहीं पे
जो अलग अलग जो साइट है वहाँ के मैनेजरों की सैलरी हर महीने हर साल ये बढ़ाई जाती है, ये कहाँ तक जायज़ है? क्योंकि IACM का जो निर्धारित जो दर है, जो रेट है, उस रेट से अगर सबको पेमेंट हो रहा है तो उसमें अलग से स्पेशल रेट मैनेजर को क्यों मिल रहा है? तो हम लोग का ये कहना था कि जिस टाइप से मैनेजर को सैलरी दी जा रही है, बढ़ा करके लगभग 2 गुना बढ़ा करके दी जा रही है, उसी तरीके से हमारे जो लोग हैं उनको भी वो सैलरी मिलना चाहिए। अब यहाँ पर गार्डन में देख रहे हैं तो उनको कुछ और सैलरी मिल रहा है, सिविल में कुछ और मिल रहा है, हैबिटेट में कुछ और मिल रहा है, गुरुकुल में कुछ और मिल रहा है। तो हमारा ये कहना है कि जो भी स्किल्ड लोग हैं, सेमी स्किल्ड हैं, हाईली स्किल्ड हैं, उनको उस हिसाब से उनकी सैलरी मिलनी चाहिए। इन्हीं सारी मांगों को लेकर के आज हम लोग प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से मिले हैं और उनको ज्ञापन दिए हैं। साथ ही उनसे यह भी हमने मांग किया है कि टेंडर निकालने में अगर प्रबंधन देरी कर रहा है तो उसका खामियाजा वर्कर क्यों भुगते? तो वर्करों को भी पूरा पैसा मिलना चाहिए, उनका वेतन नहीं काटा जाना चाहिए। अगर वेतन काटा जाता है और सैलरी में अगर विधि इनका नहीं होता है तो निश्चित तौर पर हमारे पास आंदोलन के अलावा कहीं कोई दूसरा चारा नहीं है। नक्सली कृष्ण मोहन झा, जो कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स से फरार हो गया है, उसकी तलाश में राज्य के 5 जिलों के अस्पतालों में SIT की नजर है। इसमें रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग में स्थित अस्पताल शामिल हैं। रांची से भागने के बाद पुलिस ने रांची के कई अस्पतालों में सर्च अभियान चलाया, लेकिन कोई सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। नक्सली कृष्ण मोहन की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है। उसके पेट में पानी भरा हुआ है। नक्सली के पेट से जल्द ही पानी नहीं निकाला गया तो उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। इस बात की जानकारी नक्सली को भी है। इस वजह से नक्सली जल्द ही किसी अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराएगा। इसी को लेकर SIT की नज़र राज्य के बड़े अस्पतालों में है। इसके अलावा शहर में लगे CCTV का फुटेज भी खंगाला जा रहा है। फुटेज की मदद से नक्सली तक पहुंचने का प्रयास जारी है। कोरोना महामारी के कारण धार्मिक स्थलों पर भक्तों को दर्शन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब परिस्थितियों में सुधार आने के बाद सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। लेकिन कुछ धार्मिक स्थलों पर जैसे देवघर में भक्तों को दर्शन करने के लिए ई-पास की आवश्यकता होती है और अब रांची के पहाड़ी मंदिर में भक्तों को दर्शन करने के लिए भी ई-पास की आवश्यकता होगी। पहाड़ी मंदिर का गेट आम भक्तों के लिए सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे और दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। मंदिर में 1 घंटे में 100 भक्तों को ही प्रवेश दिया जाएगा। ई-पास के लिए भक्त पहाड़ी मंदिर की वेबसाइट पर निबंधन करा सकते हैं। जो भक्त ई-पास लेकर मंदिर नहीं आएंगे उन्हें मंदिर के गेट पर निबंधन कराना होगा। निबंधन के लिए आधार कार्ड अथवा कोई भी पहचान पत्र की फोटोकॉपी की आवश्यकता होगी। इस वक्त पहाड़ी मंदिर में भक्तों को प्रवेश देने के लिए मुख्य गेट की जगह छोटे छोटे गेट को खोला गया है ताकि भीड़ ना हो। आइए अब आपको बताते हैं कि मंदिर में प्रवेश करने के क्या गाइडलाइंस हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंदिर में बिना मास्क के प्रवेश पर रोक रहेगी। भक्तों को मंदिर में मूर्ति छूने पर रहेगी मनाही। भक्त अर्घा से ही बाबा को जलाभिषेक करेंगे। मंदिर में किसी भी तरह का मुंडन, विवाह या अन्य कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। 1 घंटे में केवल 100 भक्तों को ही मंदिर में प्रवेश मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास अभियान का शुभारंभ तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर ग्रामीण का सपना पक्का घर हो अपना के बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किए जाने से संबंधित विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन प्रोजेक्ट भवन में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की अध्यक्षता में हुई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दीप जलाकर मंत्री आलमगीर आलम ने किया। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में मनरेगा ने लोगों की जिंदगी बदली है। हमारा उद्देश्य है अधूरी योजनाओं को पूरा करना, जिसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। मनरेगा में महिलाओं का भी अधिकार है। कोविड-19 के समय मनरेगा कार्यक्रम जारी रहा, जो प्रशंसनीय है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य पूर्ण हो। इसके अलावा इंदिरा आवास के बचे टारगेट को जल्द पूरा किया जाए। वहीं मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि यह कार्यक्रम 15 दिसंबर तक चलाया जाएगा। हमारे विभाग का उद्देश्य है कि गांव में रहने वाले को रोजगार देकर उनका विकास करना। हर हाथ को काम मिले, महिला हो या पुरुष, सभी के हाथों में रोजगार देना हमारा लक्ष्य। कोरोना के दौरान बाहर से आए मजदूरों को भी हमने रोजगार देने का काम किया था। साथ ही कई बंद पड़ी योजनाओं को शुरू किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्लांटेशन, दीदी बाड़ी योजना सहित कई योजना सरकार चला रही है, जिसका फायदा यहाँ के लोगों को मिल रहा है। तो जो है हम लोग जो समीक्षा किए तो हमारे यहाँ ब्लॉक्स हैं, कुछ ब्लॉक्स में PPS का जनरेशन कम हुआ
और जो हमारी भागीदारी होनी चाहिए, महिला भी काम करती है, आदिवासी भी काम करती है, कहीं कहीं हमको लगा कम, इसीलिए एक टास्क दिया गया है, सभी वीडियोस को दिया गया है 150 ब्लॉक को इसे चिन्हित करके, ताकि 22 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक जो भी कमी है उसको दूर करें। और इसी आशय में आज का कार्यक्रम रखा गया। और कुछ था जो आवास का भी था, दोनों मिलाकर हम लोग काम किए। और मनरेगा का काम देखिए, जो बोलना कि आप लोग मीडिया में चलाया था लास्ट ईयर, जो मनरेगा और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने के लिए झारखंड का नंबर 1-2 में पोजीशन रहा था, चाहे आवास का पोजीशन देने में हो, चाहे मनरेगा की मजदूरी देने के लिए हो। और जो हमारे टारगेट लास्ट ईयर में जो दिया था, हम 3 बार पुनरीक्षित किए थे। इस बार जो हमारे 800 लाख जो है हमारा मैंडेट जो है, वो 5.5 से ऊपर हम लोग चले गए। अभी मार्च तक हमारा बाकी है। हो सकता है कि इस बार भी हमें उसी टारगेट को पार करते हुए और लोग मैंडेट देने के काम हम लोग करेंगे। और निश्चित तौर पर हम लोग इस तरह का मीटिंग बुलाकर और को सम्मानित जो किया गया, कुछ वीडियोस और डीसी को, उसमें उसका काम करने का इच्छा शक्ति भी बढ़ेगी। और लोगों को ये भी लगेगा कि अच्छा काम करने से जो लोग जो हैं यहाँ पर मंच में मीडिया के सामने हमें सम्मानित करते हैं, उससे भी उसको ऊर्जा मिलेगा। तो मुझे लगता है मिला जुला कर आज का जो कार्यक्रम ग्रामीण विकास और मनरेगा के द्वारा जो किया गया था, वो बहुत ही अच्छा फल देगा। ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास, यह एक अभियान पूरे झारखंड स्टेट में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य यह है कि जो कार्यक्रम के अंतर्गत जितनी योजनाएं बनी हैं उसे पूर्ण कराया जाए। SC ST और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, उसे बढ़ाया जाए। और जो परसेंटेज क्रिएट किए जाते हैं मनरेगा में, उसमें भी उत्तरोत्तर विकास होता चला जाए। यह उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के बाद कम से कम हर पहलू पे हम 10% इजाफा कर पाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में जिसमें पक्का घर दिया जाता है, उसमें भी कंप्लीशन रेट बहुत तेज़ी से हमारा आगे बढ़े। अभी की स्थिति में झारखंड सरकार, झारखंड के द्वारा जो आवास बनाए जा रहे हैं, उसमें हम लोग टॉप 3 में हैं। लेकिन हम लोगों का यह उद्देश्य है कि उसे बहुत एक्टिवेट किया जाए। इसके अंतर्गत आज के कार्यक्रम में एक वर्कशॉप किया जा रहा है, जिसमें अच्छे जो वीडियोज़ ने काम किया है वो भी आके ग्राउंड रियलिटी और अपने सक्सेस स्टोरीज बताएंगे। जहाँ की वीडियोज़ ने खराब काम किया है उनके विषय उन्हें हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। साथ ही यह कार्यक्रम फिर जिला स्तर पे किया जाएगा, ब्लॉक लेवल पे वर्कशॉप होगा, सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और हम लोग एक साथ मिलकर ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा पूरे झारखंड में लोगों को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ पाएंगे। सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के निदेशक शशि प्रकाश सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना चाहते हैं। इसे लेकर सरकार कृत संकल्पित है। वह आज सूचना भवन में स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रारूप के संबंध में आयोजित मीडिया प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में बोल रहे थे। शशि रंजन ने कहा कि सरकार सभी मीडिया कर्मियों से उनका मंतव्य लेना चाहती है। इसे लेकर 2 बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है, जो निकटवर्ती राज्यों में मीडिया कर्मियों के स्वास्थ्य बीमा का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया कर्मियों को बीमा कंपनी अथवा बीमा की शर्तों से संबंधित सुझाव निदेशालय के साथ साझा करने को आमंत्रित किया। कहा कि जल्द ही स्वास्थ्य बीमा की नियमावली तैयार कर ली जाएगी। उसके बाद एक बार फिर पत्रकारों से इस पर मंतव्य लिया जाएगा और उसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। पत्रकारों ने भी इस अवसर पर अपने सुझाव दिए। सुझावों में बीमा प्रीमियम नहीं लेने या कुल प्रीमियम का 10% राशि तय करने को कहा गया। वहीं बीमा योजना से शहर सहित आंचलिक क्षेत्रों के पत्रकारों को भी जोड़ने पर बल दिया गया। साथ ही बीमा की राशि 10 लाख रुपए तक करने का भी सुझाव दिया गया। अब खबरें बिहार से। बिहार के जमुई जिले के झाझा थाने क्षेत्र से एक लापता नाबालिग प्रेमी जोड़े का शव पेड़ से लटकता पाया गया। शव मंगलवार की सुबह गांव के समीप महुआ के पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसके बाद चारों ओर सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि दोनों नाबालिग प्रेमी जोड़ा घर से कुछ दिनों पहले ही लापता थे। पुलिस ऑनर किलिंग का शक जाहिर कर रही है। इस घटना की जानकारी आग की तरह चारों ओर फैल गई। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी झाझा पुलिस को दी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष राजेश शरण घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर अपने कब्जे में लिया है। फिलहाल दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए जमुई भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों प्रेमी जोड़ा कुछ दिन से अपने घर से लापता थे। सूत्रों के अनुसार दोनों प्रेमी जोड़ा एक ही गांव के निवासी थे। दोनों नाबालिग एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन परिजन इनके प्यार के खिलाफ थे।
दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंधना चाहते थे, अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताना चाहते थे, लेकिन परिजनों के कारण ये दोनों शादी नहीं कर पा रहे थे। परिजनों की मर्जी के खिलाफ दोनों घर से भाग गए और मंदिर में छुपाकर शादी भी कर ली। इस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस ऑनर किलिंग की आशंका जता रही है। पुलिस मान रही है कि दोनों नाबालिग प्रेमी जोड़े ने परिवार वालों के खिलाफ शादी कर ली थी, जिस कारण दोनों की हत्या कर शव को पेड़ से टांग दिया गया है। हालांकि पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच कर रही है। मामले की जांच के बाद ही पुलिस साफ साफ कुछ कह पाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21 भारत। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके पास भी कोई खबर है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।